हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे टॉपिक का नाम है हर्षस्प्रंग डिजीज। इसको हर्षस्प्रंग डिजीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें होता क्या है, गैंग्लियन सेल नहीं बन पाते। आप पूरे सिस्टम पढ़ेंगे उसमें दो जगह एक गैंग्लियोजेनेसिस डिजीज पढ़ते हैं हम लोग सर्जरी में। एक तो आप पढ़ते होंगे थाइमस डिजीज में, जिसको हम लोग डी जॉर्ज सिंड्रोम बोलते हैं। उस समय भी जो है एक गैंग्लियोजेनेसिस होता है, गैंग्लियन सेल नहीं बन पाते। तो और एक यहाँ पे आप पढ़ेंगे हर्षस्प्रंग डिजीज में। तो दो डिजीज याद रखिएगा। मैं मोस्टली जो टारगेट रखता हूँ, मतलब मैं जो लोग नीट पीजी और जो लोग एफएमजीई नेक्स्ट और आईएनआईसीटी ये सब का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, वो सब का मतलब एमसीक्यू सॉल्व हो जाए, इस तरह का मैं टॉपिक को डिस्कस करता हूँ। ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करता, जिससे मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो इससे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे मोस्टली, और आप लोग का भी हो जाएगा। क्वेश्चन लगते हैं जो जो वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है उसको मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। सबसे पहले होता क्या है हर्षस्प्रंग डिजीज? हर्षस्प्रंग डिजीज में आपको बता दिया ए गैंग्लियोजेनेसिस होता है, मतलब यहाँ पे गैंग्लियन से नहीं बन पाते। तो आपसे अगर पूछा जाए तो ए गैंग्लियोजेनेसिस होता है और मोस्टली कॉन्जेनाइटल होता है, मतलब बच्चे में आपको देखने को मिल सकता है, कॉन्जेनाइटली ये प्रेजेंट होता है। अगर इसका इंसिडेंस पूछा जाए तो इंसिडेंस होता है 1:5000। एक पेशेंट हो सकता है 5000 में जिसमें लाइव बर्थ होता है, तो 1:5000 लाइव बर्थ होता है। अगर ये पूछा जाए किस तरह का डिजीज है तो ये है ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज। प्लीज इसे लर्न कीजिएगा, ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज होता है। और क्या होता है इसमें, तो अब्सेंस ऑफ गैंग्लियन सेल हो जाता है। गैंग्लियन सेल जो होता है अब्सेंस ऑफ गैंग्लियन सेल, तो ये याद रखना है, गैंग्लियन सेल अब्सेंस होता है जिसके कारण ये डिजीज होता है इन बोथ ऑर्बेक्स प्लेक्सुस एंड मेजनर प्लेक्सुस। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं दो प्लेक्सुस होते हैं, एक ऑर्बेक्स प्लेक्सुस होता है, एक मेजनर प्लेक्सुस होता है। तो दोनों में आप देखेंगे गैंग्लियन सेल अब्सेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर इमेज आपको डिस्कस करें, यहाँ पे इमेज में आप देखेंगे ये सारे गैंग्लियन सेल है। जो येलो कलर यहाँ पे देख रहे हैं ये गैंग्लियन सेल यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें गैंग्लियन सेल अब्सेंट होने लगता है। गैंग्लियन सेल अब्सेंट होने लगता है जिसके कारण ये जो डिजीज हो जाता है हर्षस्प्रंग डिजीज। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ लिखा भी है। तो जहाँ पे ये होता है वहाँ पे गैंग्लियन सेल नहीं होता। क्यों नहीं होता? आपको पता होगा कि हम लोग जो पढ़ते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस उसमें पढ़ते हैं कि हम लोग का जो लेयर होता है वो कौन कौन सा होता है। इक्टोडर्म होता है, मीजोडर्म होता है और इंडोडर्म है। पहले हम लोग तीन ही लेयर पढ़ते थे, अब जो है फोर्थ लेयर भी हम लोग पढ़ते हैं एनाटमी में, जिसको बोलते हैं न्यूरल क्लेश सेल। एनाटमी बोलिए या हिस्टो बोलिए, दोनों के इंडिया में तो एक ही मानते हैं। एनसीसी न्यूरल क्रेस सेल होता है, तो जिस यही बनाता है गैंग्लियन सेल। तो पूछा जाए मोस्ट कॉमन साइट हमारे बॉडी के कहाँ पे ये सबसे ज़्यादा होता है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेक्टम में सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अगर उसके बाद पूछा जाए तो उसके बाद है सिग्मॉइड कोलन। तो रेक्टम अगर ऑप्शन में नहीं है तो सिग्मॉइड कोलन जा सकता है। रेक्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू है ये। अगर पूछा जाए आपसे कि इसमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, अगर जेनेटिक फीचर्स पूछा जाए तो जेनेटिकली ये प्रेजेंट होता है जिस पेशेंट को, या तो पेशेंट में या बेबी में जो भी है, लॉस हो और अंडर एक्टिविटी ऑफ रेट जीन। रेट जीन हम लोग पढ़ते हैं बहुत सारे डिजीज में, तो रेट जीन का एक्टिविटी जो है लेस हो जाता है, तो उसके में जो है देखने को मिलता है रेट जीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो है 10% पेशेंट होता है जिसको डाउन सिंड्रोम हो चुका है। जो पेशेंट डाउन सिंड्रोम का होता है तो उसमें ये डिजीज़ होने का जो है पॉसिबिलिटी होता है, तो 10% एसोसिएटेड विथ डाउन सिंड्रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, किस जेनेटिकली किस में होने का संभावना है, किस में होने का ये कारण है। तो जेनेटिकली ये डाउन सिंड्रोम पेशेंट में हो सकता है, और जो है रेट जीन जिसमें जो है अंडर एक्टिविटी है या लॉस है उसमें हो सकता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू बेसिस पे हम लोग का नीट पीजी एफएमजी और नेक्स्ट के लिए और आईएनआईसीटीसी के लिए। तो अब ये पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्लिनिकल फीचर देखने को मिलते हैं। अगर बच्चा का तुरंत बर्थ हुआ है तो उसमें क्या फीचर दिखेंगे, जस्ट आफ्टर बर्थ। जस्ट आफ्टर बर्थ जो है क्या फीचर दिखता है, जस्ट बर्थ। उसके बाद या तो फिर हम देखेंगे फ्यू वीक में, फर्स्ट फ्यू वीक में क्या सिम्टम देखने को मिलेगा बच्चों में, फर्स्ट फ्यू वीक्स में ऑफ लाइफ। और उसके बाद जो है ओल्डर चिल्ड्रेन में, जो चिल्ड्रन एज बड़ा हो गया उसमें क्या मिलेगा, एंड एडल्ट में क्या सिम्टम देखने को मिल सकता है। तो अगर जो जस्ट बर्थ है उसके बाद जो है बच्चे में आपको पता है जो फर्स्ट फीसेज निकलते हैं, फर्स्ट स्टूल जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं मिकोनियम, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टूल जो है मिकोनियम ये पासेस नहीं होता है, डिले इन पैसेज। तो मिकोनियम डिले इन पैसेज हो जाएगा जिसके कारण आपको लगेगा और एब्डोमिनल डिस्टेंशन दिखेगा, मिकोनियम डिले इन पैसेज। तो ये फर्स्ट जस्ट आफ्टर बर्थ पेशेंट में मतलब बेबी में देखने को मिलेगा इन पैसेज, ये हो जाता है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन दिखेगा। तो
एब्डोमिनल डिस्टेंशन दिखेगा, ये क्लिनिकल फीचर देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर फ्यू वीक देखा जाए तो उस समय बच्चे में दो चीज़ देखने को मिल सकता है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन दिखेगा, पहला तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, उसके बाद एब्डोमिनल डिस्टेंशन दिखेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, और या फिर इसमें बच्चे में हो सकता है क्या चीज़, फेलियर टू थ्राइव्स। थ्राइव्स मतलब वेट गेन नहीं दिखेगा बच्चों का, आपको दिखेगा कि वेट गेन नहीं हो रहा है, तो फेलियर टू थ्राइव्स। ये तीन कैरेक्टर देखने को मिल सकता है, ये आपको तीनों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओल्डर पेशेंट में सिर्फ आपको दिखेगा क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। तो ये तीन तरह का क्लिनिकल फीचर दिखता है बेसिस ऑफ एज ऑफ पेशेंट, मतलब एज ऑफ बेबी पे डिपेंड करता है या एडल्ट पे, जस्ट आफ्टर बर्थ, आफ्टर फ्यू वीक्स, एंड ओल्डर पेशेंट एंड एडल्ट, ओल्डर चिल्ड्रन एंड एडल्ट में क्या देखने को मिलता है। तो ये तीन तरह का फीचर दिखेगा। पहला में मेक्योनियम डिले हो जाएगा अगर बर्थ के बाद है। अगर बात किया जाए इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमन सिम्टम तो यही दिखेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स दिखेगा पेशेंट में। अब अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन का, तो इन्वेस्टिगेशन में क्या देखने को मिलता है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछा जाए हर्षस्प्रंग डिजीज का, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होगा रेक्टल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन माना जाता है। रेक्टल सेक्शन बायोप्सी यूज करते हैं देखने के लिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो फुल थिकनेस बायोप्सी कर सकते हैं, ये दो ऑप्शन रह सकता है, लेकिन पहला मोस्ट ऑफ जो इंपॉर्टेंट है, रेक्टल सेक्शन बायोप्सी इज द इंपॉर्टेंट और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द हर्षस्प्रंग डिजीज। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, चलिए पहले और देख लेते हैं इसमें क्या दिखेगा। अगर बायोप्सी करेंगे तो बायोप्सी फाइंडिंग में क्या क्या देखने को मिल सकता है। बायोप्सी फाइंडिंग में देखने को मिलेगा सबसे पहला तो ए गैंग्लियोजेनेसिस, अब्सेंस ऑफ गैंग्लियन सेल हो जाएगा। दूसरा जो होगा हाइपरट्रोफाइड नर्व ट्रंक दिखेगा, और यहाँ पे क्या दिखेगा, एसिटाइल कोलिन स्टेज स्टेनिंग पॉजिटिव होगा। नॉर्मल जो अगर हम लोग नॉर्मल जो बच्चे होते हैं या नॉर्मल पे जो एडल्ट होते हैं उसमें पॉजिटिव एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इस पेशेंट में जो है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज स्टेनिंग जो है वो पॉजिटिव दिखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेनिंग इसमें पॉजिटिव दिखता है और पॉजिटिव दिखेगा पेशेंट में। लेकिन जो कैलरेटिनिन है, कैलरेटिनिन जो है इसमें निगेटिव दिखेगा। कैलरेटिनिन नॉर्मल पेशेंट में जो है, नॉर्मल जो पर्सन है उसमें पॉजिटिव दिखता है, लेकिन कैलरेटिनिन निगेटिव होता है इसमें हर्षस्प्रंग डिजीज पेशेंट में। तो याद रखना है, निगेटिव दिखेगा क्या, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज स्टेनिंग जो है वो पॉजिटिव दिखेगा, लेकिन कैलरेटिनिन जो होता है स्टेनिंग वो निगेटिव दिखेगा पेशेंट ऑफ द हर्षस्प्रंग डिजीज में। अब इसका मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं, मैनेजमेंट करने के लिए इसका दो तरह का है, इसमें दो तरह का पेशेंट देखने को मिलता है। एक तो शॉर्ट सेगमेंट डिजीज होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व करता है। लेकिन अगर बोला जाए कि लॉन्ग सेगमेंट हर्षस्प्रंग डिजीज है तो ये मोस्टली जो इंटायर कोलोन को, मतलब पूरे कोलोन को जो है ये कर लेता है ऑक्यूपाई। तो अगर शॉर्ट सेगमेंट डिजीज है, मतलब थोड़े से पार्ट ऑफ स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन को अगर ये कवर कर रहा है तो इसको बोलते हैं, इस समय हम लोग जो करेंगे उस समय होगा इसका एक्सटेंडेड मायोटॉमी, एक्सटेंडेड मायोटॉमी। पर अगर बोला जाए कि लॉन्ग सेगमेंट है, लॉन्ग सेगमेंट डिजीज है, तो उस समय हम लोग करते हैं मोस्टली टेम्पररी, सबसे पहले टेम्पररी कोलोस्टॉमी कर देंगे, उसके बाद फॉलोड बाय डिफिनिटिव ऑपरेशन, ये किया जाता है। तो ये हो गया लॉन्ग सेगमेंट डिजीज है तो टेम्पररी कोलोस्टॉमी फॉलोड बाय डिफिनेटिव ऑपरेशन। अगर शॉर्ट सेगमेंट डिजीज है तो इसमें करते हैं एक्सटेंडेड मायोक्टॉमी। तो ये दोनों मैनेजमेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट में अगर पूछा जाए शॉर्ट सेगमेंट है, लॉन्ग सेगमेंट है, तो उसमें क्या करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब पेशेंट का कब स्टेनिंग पॉजिटिव होगा, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज जो है वो पॉजिटिव हो, कैलरेटिनिन जो होगा वो निगेटिव दिखेगा। तो ये दोनों डिफरेंस है और ये है। तो आपको यही याद करना है, पूरा टॉपिक रटना नहीं है। हर्षस्प्रंग डिजीज में यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, मोस्ट कॉमन कॉज अगर पूछ लिया जाए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लोअर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन न्यूनेट्स में मोस्ट कॉमन कॉज जो है लोअर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोअर इंटेस्टाइनल इन न्यूनेट्स, तो इसका आंसर होगा हर्षस्प्रंग डिजीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लोअर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन न्यूनेट्स इज द हर्षस्प्रंग डिजीज। तो यही इंपॉर्टेंट था हर्षस्प्रंग डिजीज में। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।